दोस्तों आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पिछले 14 साल से जो समंदर बिल्कुल शांत था वहां अचानक से एक खौफनाक तूफान उठ खड़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर शेख हसीना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आखिर बांग्लादेश बॉर्डर पर ऐसा क्या बदल गया कि हमारी बीएसएफ को सीधे गोली मारने का, दुश्मन को सीना छलनी करने का फ्री हैंड देना पड़ गया है। सोचिए दोस्तों, रातों रात कराची पोर्ट से निकले पाकिस्तानी रहस्यमय जहाज सीधे बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पर क्यों उतर रहे हैं। आखिर इन बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर ऐसा क्या छिपा करके लाया जा रहा है जिसने दिल्ली के अंदर साउथ ब्लॉक के अंदर बैठे भारत के चाणक्य एनएसए अजीत डोभाल और रो की रातों की नींद उड़ा दी है। ढाका में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी के एक बंद कमरे के अंदर रातों रात आईएसआई का वो कौन सा सीक्रेट सेल एक्टिवेट हो गया है जिसका इकलौता मकसद हमारे पूर्वोत्तर भारत को जलाना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटना है। एक बांग्लादेशी तस्कर की मौत होती है और उसके ठीक बाद में एक निर्दोष भारतीय नागरिक को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बॉर्डर पर हुई कोई छोटी मोटी झड़प है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा टारगेट सिलीगुड़ी का वो चिकन नेक है जो भारत की सबसे संवेदनशील नस है। असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा और मई 2026 के अंदर बंगाल के नए सीएम बने शुभेंदु अधिकारी ने अपनी इंटेलिजेंस फाइल्स के अंदर अचानक ऐसा क्या देख लिया है कि बॉर्डर पर पुश बैक का अब तक का सबसे बेरहम और खूंखार ऑर्डर पास कर दिया गया है। दोस्तों, क्या सच में भारत खामोश है या फिर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और डोभाल ने मिलकर के बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों को फंसाने के लिए एक ऐसा डिफेंसिव ऑफेंस का जाल बिछा दिया है जिसके बारे में ना ढाका को भनक है ना इस्लामाबाद को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इसी खामोश पलटवार की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे जो बॉर्डर के उस पार एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाली है। दोस्तों, पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है, वो सच जो अब तक आपसे छिपाया जा रहा है, आज मैं आपको सामने ला करके बताने वाला हूं। भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। अगस्त 2024 के अंदर जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार सत्ता के अंदर आई, तभी से इस सीमा पर दशकों की शांति भंग हो चुकी है। अब दोस्तों, जो ताजा शुरुआत होती है, सुबह 4 बज रहे थे, अंधेरा छाया हुआ था। कुलाउरा सीमा से तस्करों का एक बड़ा समूह भारतीय इलाके के अंदर घुसपैठ की कोशिश करता है। हमारे मुस्तैद बीएसएफ उन्हें ललकारता है, लेकिन दोस्तों जब वो नहीं रुकते तो बीएसएफ की बंदूकें गरज उठती हैं। इसी फायरिंग के अंदर कुलाउरी के मुसी छारा स्लम के अंदर रहने वाला 20 साल का एक बांग्लादेशी तस्कर मारा गया। दोस्तों, बीजीबी की बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरकार आसिफ महमूद तिलमिला उठते हैं। अतीत के अंदर ऐसी घटनाओं को फ्लैग मीटिंग्स के जरिए सुलझा लिया जाता था, लेकिन दोस्तों अब बीजीबी का रवैया पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। दोस्तों, नतीजा क्या हुआ? बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले के अंदर कट्टरपंथियों और स्थानीय लोगों की भीड़ ने भारतीय सीमा के अंदर घुस करके भारत के जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज इलाके के अंदर रहने वाले 35 साल के दीपांकर गौप का अपहरण कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपांकर गौप को बिराजोत सीमा पर मैन पिलर नंबर 742 के सब पिलर नंबर 12 के पास में पकड़ लिया गया जब वो कथित तौर पर गन्ने के खेत में था। बांग्लादेशियों की बेशर्मी और दुस्साहस देखिए, वो अब सौदेबाजी पर उतर आए हैं। दोस्तों, स्थानीय बांग्लादेशियों का कहना है कि बुधवार सुबह उनका एक 78 साल का बांग्लादेशी किसान तमीजुद्दीन अपनी गाय खोजते हुए बिराजोत बॉर्डर इलाके के अंदर आ गया था, जिसे बीएसएफ ने पकड़ लिया। वो सीधे धमकी दे रहे हैं कि अगर बीएसएफ तमीजुद्दीन को वापस भेजती है तभी दीपांकर गोप को छोड़ा जाएगा। तनाव इतना बढ़ गया कि बीजीबी और बीएसएफ की कंपनी कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग्स हुई, लेकिन ढाका के मौन समर्थन के कारण कोई समाधान नहीं निकल सका। दोस्तों, ये अब क्लियर हो चुका है कि बीजीबी अब सहयोगी नहीं है, बल्कि वो भारतीय सीमा पर उकसावे की कार्रवाई के लिए कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रही है। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जोय ने हाल ही के अंदर एक चेतावनी दी थी कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन चुका है। दोस्तों, ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि एक खौफनाक जमीनी हकीकत है।
साल 2024 से 2026 के इन 2 सालों के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो सत्ता का शून्यकाल पैदा हुआ है, उस पर अब कट्टरपंथियों का पूरा कब्जा हो चुका है। दोस्तों, अपने 15 साल के शासनकाल के अंदर शेख हसीना ने जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम और हुजी जैसे आतंकी संगठनों को कुचल करके रख दिया था। लेकिन दोस्तों, पहले यूनुस की सरकार और अब तारिक रहमान की सरकार ने राजनीतिक कैदी बता करके जेलों से बंद हजारों कट्टरपंथियों को रिहा कर दिया है। दोस्तों, आज हालात इतने बदतर हैं कि हिज्ब उत तहरीर और अल कायदा से सहानुभूति रखने वाले आतंकी संगठन ढाका की सड़कों पर खुलेआम रैलियां कर रहे हैं और यहीं से एंट्री होती है भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की आईएसआई की। 1971 की करारी हार के बाद से पाकिस्तान का एक ही सपना था, भारत को पूरी मोर्चे पर लहूलुहान करना। आज आईएसआई पूरी ताकत के साथ में ढाका लौट आई है। सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रिगर पॉइंट है कराची चटगांव शिपिंग रूट का खुलना। दोस्तों, दशकों बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में सीधी समुद्री शिपिंग और उड़ानें स्टार्ट हो चुकी हैं। रो और आईबी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि इन व्यापारिक जहाजों की आड़ के अंदर कराची से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स चटगांव बंदरगाह पर उतारे जा रहे हैं। इनका इकलौता मकसद है पूर्वोत्तर भारत के स्लीपर सेल्स और विद्रोही गुटों तक इन वेपन्स की सप्लाई करना। दोस्तों, इतना ही नहीं, बांग्लादेशी सेना का भी पूरी तरह से इस्लामीकरण हो रहा है। सैन्य अधिकारियों का दिमाग अब पाकिस्तानी फौज की तरह मजहबी कट्टरता से भरा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या भारत चुपचाप इस साजिश को सफल होने देगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मई 2026 के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही भारत की सीमा प्रबंधन रणनीति के अंदर एक ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है। पहले जहां बंगाल पुलिस और बीएसएफ के अंदर ठनी रहती थी, तस्करों को खुलेआम राजनीतिक संरक्षण मिला करता था, आज वो पूरा इकोसिस्टम जमींदोज हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि घुसपैठ राज्य की डेमोग्राफी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, आज बंगाल पुलिस को बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो बीएसएफ के हर ऑपरेशन के अंदर पूर्ण सहयोग करे। जिन मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और उत्तर 24 परगना के अंदर पहले बीएसएफ के खिलाफ केस दर्ज होते थे, आज वहां पुलिस और बीएसएफ की जॉइंट पेट्रोलिंग दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है। राज्य सरकार ने रोहिंग्याज और बांग्लादेशी घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड बना करके देने वाले सभी सिंडिकेट्स पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं कि तस्करों की रीढ़ टूट चुकी है। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने खुली डेमोग्राफिक वार्निंग दे दी है कि बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की किसी भी साजिश को राज्य सरकार अपनी पूरी ताकत से कुचल देगी। वहीं दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले से ही घुसपैठियों के लिए काल बने हुए हैं। बंगाल के अंदर शुभेंदु का साथ मिलते ही अब पूरे ईस्टर्न कॉरिडोर के अंदर एक ऐसी फौलादी दीवार खड़ी हो गई है जिसे भेद पाना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, असम पुलिस ने अब कानूनी पचड़े के अंदर पड़ने के बजाय सीधे पुश बैक नीति लागू कर दी है। यानी घुसपैठिया दिखे तो उसे सीधे कॉलर पकड़ करके वापस बांग्लादेश की सीमा के अंदर धकेल दो। कट्टरपंथी मदरसों के ऊपर बुलडोजर चला करके असम सरकार ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम और जेएमबी के स्लीपर सेल्स को जड़ से खत्म कर दिया है। इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने घुसपैठियों की नाक के अंदर ऐसा दम कर दिया है, जो पहले आसानी से दिल्ली, मुंबई पहुंच जाते थे, वो अब बॉर्डर पर ही ढेर हो रहे हैं। इसी हताशा और बौखलाहट के अंदर बांग्लादेशी तस्कर अब सीधे बीएसएफ पर हमले कर रहे हैं। दोस्तों, राज्यों ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन असली गेम दिल्ली से खेला जा रहा है। दोस्तों, नई दिल्ली इस खतरे की गंभीरता को गहराई से समझती है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल ने एक त्रिस्तरीय यानी कि 3 टियर रक्षा तंत्र तैयार किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से अमित शाह ने बीएसएफ को बिल्कुल स्पष्ट और कड़क निर्देश दे दिए हैं। आत्मरक्षा और सीमा की पवित्रता के लिए किसी भी हद तक जाने की पूरी छूट है, आपको फ्री हैंड है। तारा मियां को गोलियों से भून देना इसी रणनीति का जीता जागता सबूत है। भारत ने ढाका को क्लियर इंस्ट्रक्शंस या फिर अल्टीमेटम दे दिया है, अगर तुम्हारा बीजीबी तस्करों को नहीं रोकेगा तो हमारी बीएसएफ की गोलियां उन्हें रोक देंगी।
नदियों और तलहटी इलाकों के अंदर जहां बाढ़ लगाना इम्पॉसिबल है, वहां पर CIMBS यानी कि व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत खतरनाक लेजर बॉल्स, ड्रोन और अंडरग्राउंड सेंसर्स का जाल बिछा दिया गया है। अजीत डोभाल का काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन अब ऑफेंसिव डिफेंस के मूड में आ चुका है। रॉ ने ढाका के अंदर अपने जासूसी नेटवर्क का इतना विस्तार कर दिया है कि ढाका में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग के अंदर चल रहे ISI के विशेष सेल के अंदर सांस भी ली जाती है तो उसकी खबर सीधे डोभाल की टेबल पर पहुंच रही है। दोस्तों 22 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया गया है। सेना और पुलिस ने मिलकर के एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया है कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। दोस्तों डोभाल म्यांमार की अराकान आर्मी, पूर्वोत्तर के विद्रोही गुटों और ISI के नेक्सस को ग्राउंड लेवल पर ही कुचलने में लगे हैं। कूटनीति के मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान सरकार से आधिकारिक रिश्ते जरूर रखे हैं, लेकिन सख्त निर्देशों के साथ में। दोस्तों भारत ने बिजली और जरूरी वस्तुओं के एक्सपोर्ट को एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। UN और अमेरिका के सामने भारत लगातार सबूत पेश कर रहा है कि कैसे बांग्लादेश तेजी से दक्षिण एशिया के अंदर इस्लामी आतंकवाद का नया ग्लोबल हेडक्वार्टर बन गया है। दोस्तों बांग्लादेश सिर्फ कूटनीतिक चालें नहीं चल रहा है, बल्कि वो भारत के खिलाफ बड़ी सैन्य मोर्चाबंदी कर रहा है। 1975 के समझौते के तहत सीमा के 150 गज के भीतर कोई निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन आज BGB उसी जीरो लाइन के पास में पक्के बंकर और सर्विलांस पोस्ट बना रही है। उधर चाइना और अमेरिका दोनों इस आग के अंदर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बांग्लादेश चाइना से हथियार और पनडुब्बी खरीद रहा है तो अमेरिका के साथ में बड़े नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। अमेरिका की गिद्ध दृष्टि बंगाल की खाड़ी और सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर है। बांग्लादेश अपनी भौगोलिक स्थिति की नीलामी करके महाशक्तियों को भारत के दरवाजे पर लाकर के खड़ा कर रहा है। अगर वर्तमान के राजनीतिक और सामरिक हालात ऐसे ही रहे तो इसके दूरगामी परिणाम बेहद खौफनाक होंगे। भारत हमेशा से पाकिस्तान और चाइना के साथ में टू फ्रंट वॉर का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के पूरी तरह से एक कट्टरपंथी दुश्मन देश के अंदर तब्दील हो जाने के बाद में भारत को अब 2.5 फ्रंट का सामना करना पड़ेगा। हमारी सेना को भारी तादाद के अंदर अपने जवानों को पूर्वी मोर्चे पर भी तैनात करना होगा, जो रक्षा बजट और सैन्य रणनीतिकारों के लिए एक बहुत बड़ा दुस्वप्न साबित हो सकता है। दोस्तों पूर्वोत्तर के अंदर आतंकवाद की वापसी का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिस पूर्वोत्तर भारत ने पिछले 15 सालों के अंदर अप्रत्याशित विकास देखा है, ISI का मकसद उल्फा और दूसरे गुटों को जगा करके वहां फिर से खून खराबा फैलाना है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य द्वार बांग्लादेश है। अगर ये टूटता है तो म्यांमार और आसियान कंट्रीज तक हमारी जमीनी पहुंच असंभव हो जाएगी और सबसे बड़ा खतरा है डेमोग्राफिक युद्ध का। दोस्तों भले ही असम और बंगाल आज सख्ती कर रहे हों, लेकिन क्लाइमेट चेंज और बांग्लादेश की डूबती इकोनॉमी के चलते आने वाले सालों के अंदर लाखों शरणार्थी भारत की तरफ भागेंगे, जिसे रोकना सिर्फ बंदूकों के दम पर मुमकिन नहीं होगा। अब दोस्तों आपका इस मामले में क्या कुछ कहना है? कैसे हम इस बांग्लादेश वाली बीमारी से निपटें और कैसे भारत की जो सरकार है उसने इनसे निपटने के लिए वास्तव में बहुत तगड़े इंतजाम कर लिए हैं? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।